गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको कुछ ऐसे पॉइंटों को लेकर बात करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको उनकी समझ या उनकी नॉलेज नहीं होती है। देखिए, आगामी कुछ दिनों बाद 26 जनवरी आने वाली है और मैं आपसे कहूँ कि हम 26 जनवरी को अपने देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मैं आपसे कहूँ कि हम 26 जनवरी को अपने देश में रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको मालूम होगा, ये इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मालूम ना हो आपको। जो हम रिपब्लिक डे बना रहे होते हैं अपने घर में या अपने देश के अंदर या स्कूलों में, कॉलेजों में, तो हमको इसके पीछे का इतिहास मालूम होना चाहिए कि हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, ये हम इसी तारीख को क्यों मनाते हैं। अब कई इतिहासकारों का यह मत ये रहता है कि सर हम ये इसलिए बनाते हैं कि इस दिन हमारा लॉ लागू हुआ था या इंडिया में लॉ स्टेबलाइज हुआ था, हम ये भी कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही रीज़न है इस बात के पीछे। थोड़ा सा हमें और इतिहास के पीछे के पन्नों को पलटना होगा और समझना होगा कि आखिर ये कहानी क्या है। तो हमारे समझ में एक बात आती है कि ये जो कहानी है ना, ये 1947 के समथिंग की है। अब जैसे ही 1947 की बात आती है तो सबके दिमाग में ख्याल ये आ जाता है कि इस दिन हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अब यहीं से हम बात करें कि हमारा जो संविधान है, जिस संविधान को लेकर हम कहते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश का संविधान, हम कहें कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अवर इंडिया में जो बन के तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया था, जिस किताब को हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। और ये हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और इसके कुछ हिस्से हमने उसी दरमियान या उसी वक्त लागू कर दिए थे, या 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए थे, जिसमें एक है नागरिकता जो कानून था या सिटीजनशिप जो थी, वो हमने उसी दरमियान लागू कर दी। और एक और जो पॉइंट हमने लागू किया वो चुनाव का किया। कुछ कानून हमने, जैसे ही हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो जाता है, और हमने उसी दरमियान ही कुछ कानून अपने देश में लागू कर दिए होते हैं। जैसे कि इसमें सिटीजनशिप, नागरिकता, कि कौन कौन इंडिया का नागरिक होगा और किस किस को वोट डालने का अधिकार होगा, और अगर किसी को नागरिकता दी जाए, सिटीजनशिप दी जाए, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये कहानी हमने लागू कर दी थी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को हमने ये लागू कर दिया। लेकिन अभी यहाँ से काम नहीं चलने वाला। अब हमें और वापस लौट के आना पड़ेगा कि सर 26 जनवरी का क्या रोल है, 26 जनवरी का क्या रोल है। अभी बात यहाँ से आती है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर 26 जनवरी का नाम आया तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्या, काफ़ी पीछे जाएंगे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता है तो 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन होता है। 1929 को लाहौर में अधिवेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 31/12/1929 को लाहौर में अधिवेशन होता है और यहाँ से नेहरू जी कहते हैं
कि हमें अंग्रेज, जब वो भाषण दे रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं, तो वह उस स्पीच में कहते हैं कि हमें 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से आज़ादी पा लेनी है। नेहरू ने एक तर्क दिया, एक कथन दिया, ये दिया उन्होंने लाहौर के अंदर अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने तर्क दिया कि हमें 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी हासिल करनी है। एक बात तो ये निकल के आई कि 1929 में जब ये अधिवेशन हो रहा था तो नेहरू जी ने उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव न रखी या ये बात रखी या ये कहा कि हम जो है आज़ादी अंग्रेज़ों से 1930 में 26 जनवरी को प्राप्त कर लेंगे या इनसे पा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यही झंडा फहराया अपना और यहीं से हमने अपना जो है गणतंत्र दिवस घोषित किया। ये हमने माना कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन आज़ादी हमारी मिली हमको 15 अगस्त को, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो होता है इंडिया का वो 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त 1947 या 14-15 की मिडनाइट में देश को आज़ादी मिलती है। तो वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त मानता है और इंडिया अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त मानता है। तो फिर जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने बैठकें की, जिन्होंने आज़ादी में बहुत योगदान दिया, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि हमारा संविधान बनके तैयार तो 1949 में ही हो गया है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया है, लेकिन हम इसे अपने देश में लागू करेंगे पूर्ण रूप से जो लागू किया जाएगा, इसे पूर्ण रूप से जो लागू किया जाएगा वह 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और इसमें लगभग खर्चे की अगर हम बात करें तो तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा हमारे देश के संविधान को बनने में आया है। हमारे देश का संविधान बनके लागू होता है या तैयार होता है 1949 में और हम उसको लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। उसका एक रीज़न ये होता है और दूसरा रीज़न ये होता है कि इसी दिन अपने देश का हेड ऑफ प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। या सबसे हेड जो इंडिया की जो मैं कहूँ कि सबसे ऊंचा जो पद है इंडिया का, जो राष्ट्रपति का पद है, वो इसी दिन नियुक्त किया जाता है। नियुक्त क्या, इस पे जो उसी दिन राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आई यहाँ तक। और हम क्या करते हैं कि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हो जाता है तो हमारे संविधान बनने से पहले अंग्रेजों ने हमें 2 एक्ट दिए। 2 एक्ट के थ्रू हमें आज़ादी मिली। हमें 2 एक्ट जो दिए, उन एक्टों की थोड़ी सी बात कर ले हम। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे इस पूरी घटना को कि नेहरू जी ने क्या अपने स्पीच में कहा और क्या बात हुई। तो उससे आगे की अगर हम बात करें तो 2 एक्ट 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। 26 जनवरी 1950 की ही बात हो रही है। इसी दिन जो है हमारे इंडिया में या हमारी असेंबली ने, जो संविधान सभा की असेंबली थी, उसमें 2 एक्टों को नष्ट किया गया या रिपील किया गया या रद्द कर दिया गया। जिसमें से मैं बात करूं तो हमने कहा कि हमारा देश संप्रभु देश होगा, संप्रभुत्ता वाला देश होगा, या मैं कहूं आपसे कि सर्वोच्च सत्ता वाला देश होगा। इसीलिए हमने उन दोनों एक्टों को रद्द कर दिया। अब उन दोनों एक्टों की अगर हम बात करें वो एक्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। हमने कहा कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, ये जो है सॉवरेनिटी कंट्री होगी। सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुत्ता वाली कंट्री होगी। अब इसको लेके विवाद है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको कि सर ये क्या है। लोगों के अक्सर यहाँ क्वेश्चन रहते हैं कि सर ये क्या है और सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा देश जो है,
हमारा देश जो है इंडिया 99 साल के लिए लीज पर है और 99 साल बाद हम वापस से अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएंगे या उनके गुलाम हो जाएंगे। दरअसल ये बात गलत है। मैं बताऊंगा कि सॉवरेनिटी क्या है। तो इसके आधार पर हमने कहा कि जो संप्रभुता है हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश पूरी सत्ता पे अपने काबिज बना हुआ है या अपनी पकड़ बनाएगा और हम अपने तरीके से काम करेंगे, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में इस बात के बीच में संप्रभुता हमें पाने के लिए इसके बीच में जो एक बात आ रही थी, वो बात थी 2 कानून। एक कानून था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट आया पहले इंग्लैंड की सभा में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के थ्रू हमको आज़ादी मिली और हमारा देश आज़ाद हुआ और 2 भागों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में। तो सबसे पहले हम एक्ट की बात करें। इस एक्ट का नाम है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। और वहीं अगर मैं दूसरे की आपसे बात करूं तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन दोनों एक्टों को हमने ख़त्म कर दिया, रिपील कर दिया। इन दोनों एक्टों को ख़त्म करने का एक रीज़न ये भी है कि अगर हम इन दोनों एक्टों को ख़त्म नहीं करते या रिपील नहीं करते तो हमारे इंडिया संप्रभु देश नहीं होता, कुछ और होता। इसको लेके हम आगे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ। ये 1947 के बाद अंग्रेज़ों ने हमसे कहा कि अब जो भारत है उसको हम इंडियंस को सौंप रहे हैं या अब से सत्ता पे जिसका आधिपत्य होगा वह इंडियंस करेंगे। लेकिन हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया को वो देकर चले जाते तो शायद इंडियंस कानून कैसे बनाने हैं, कैसे शासन करना है, ये नहीं समझ पाते, क्योंकि अभी तक जितने भी इंडिया के अंदर नेता हुए वह सब विपक्ष का प्रयोग कर रहे थे या विपक्ष में अपनी भागीदारी जमा रहे थे। तो मैं बताता हूं कि जो हम कह रहे थे कि 26 जनवरी सर क्यों मनाई जाती है, तो अब यहाँ आते हैं कि देखिए अप टू 14 अगस्त से पहले तक जो है 14 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल इंडिया के होते हैं। दोनों कौन होता है? माउंटबेटन, गवर्नर जनरल और वायसराय। जैसे ही ये कह देते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 2 मुल्क होंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और उसी दिन से दोनों देशों में अलग अलग जो है अपना गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके बाद में 15 अगस्त 1947 से लेकर 26/6/1948 तक तकरीबन 1 साल में 2 माह कम, या हम कहें कि तकरीबन 10 माह तक हम जो है अपना गवर्नर जनरल, हमारे देश का गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ही इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं आज़ाद भारत के बाद भी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ाद भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कह देंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन है। सर जब हम आज़ाद हो गए तो फिर हमने इसको क्यों बना के रखा? हमें तो इन व्यक्ति को बनाना ही नहीं चाहिए था, ये तो हमको लूट मार कर रहे थे। दरअसल हमने इनको इसलिए इस पद पर नियुक्त रखा कि ये इस पद पर रहते हुए इंडिया के उत्थान के लिए, इंडिया की राजनीति के लिए, इंडिया में कैसे विकास करना है, इंडिया को कैसे आगे पहुंचाना है, उन सारी कूटनीतियों को इनसे हम समझ सकें। और 21 जून 1948 तक ये कह दिया गया कि 21 जून 1948 से पहले जितने भी अंग्रेज हैं वह इंडिया से चले जाएं। इसके बाद जो अंग्रेज इंडिया में मिलेंगे और वह खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब ये आदेश दे दिया गया, माउंटबेटन ने कह दिया कि जितने भी अंग्रेज इंडिया में हैं वह 21 जून 1948 तक इंडिया को खाली कर देंगे, इंडिया से चले जाएंगे। अब क्या होता है कि इसके बाद कौन बनता है? तो उसके बाद हमारे देश के गवर्नर जनरल बनते हैं 21/6/1948 से लेकर 25/1/1950 तक, 26 जनवरी से एक दिन पहले तक।
26 जनवरी से एक दिन पहले तक हमारे देश के गवर्नर जनरल होते हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी हमारे देश के गवर्नर जनरल बनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो सी राजगोपालाचारी। आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी है। और कहे कि पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था आज़ाद भारत के? तो फिर क्वेश्चन आपका आंसर होगा माउंट बेटेन। क्लियर है बात? अब इसके बाद क्या होता है कि 25 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, और 26 जनवरी को जिस दिन हमने अपने देश में संविधान को लागू किया उसी दिन से 26/1/1950 से हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो पद होगा, सबसे ऊंचा जो पद होगा वो होगा राष्ट्रपति का, और वे हमारे राष्ट्रपति चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में चुनाव होता है, चुनाव में ये जीत जाते हैं और ये फिर इसी पद पर बने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है और ये बड़े घुमावदेव स्थिति आ जाती है कि सर ये 1947 से लेकर 1950 तक क्या क्या हुआ, तो ये कहानी समझ लें आप। तो 26 जनवरी को ही हमने अपने देश का मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया या राष्ट्रपति हमने बनाया, इसीलिए भी 26 जनवरी का रोल देखने को मिलता है। अभी आइए इन सारी घटनाक्रमों को हम देख ही रहे हैं, हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अभी हमने एक और बात की कि हमारा देश संप्रभु देश है, हमारा देश संप्रभु देश है और सॉवरेनिटी हमारा देश है। तो हम कहें कि हमारा देश कॉलोनी नहीं है अंग्रेजों की। सर ये क्या है? डोमिनो स्टेट, कॉलोनी स्टेट। आइए इन पे भी एक छोटी चार्ट बनाई जाती है और उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है कि क्या चीज़ कैसे होती है। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि अब कैसे वहाँ क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल का पद हमारे देश में कब तक रहा और उसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति हमारे बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक कहानी हम पहले देख रहे थे कि संप्रभु देश है या ये क्या होता है, तो एक बार इन मुद्दों पर हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं वीडियो को पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखूँगा इसको तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं पहले एक पूरा तैयार कर लेता हूँ बनाकर, फिर पढ़ाना क्या है। आइए देखते हैं, इसे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि कॉलोनी होती है। सर ये कॉलोनी क्या होती है? तो भैया कॉलोनी कहते हैं हम उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब ये है कि 1947 से पहले, या मैं कहूँ 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया पर अंग्रेजों का कब्जा था या इंग्लैंड का कब्जा था, या ब्रिटेन हम लिख सकते हैं। ब्रिटेन का गुलाम था इंडिया। 1947 या 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था और उसको गुलाम न कहकर हमने नाम दिया कि ये इंग्लैंड की एक कॉलोनी है, या इंग्लैंड का ये एक उपनिवेश है, या ब्रिटेन का एक ये उपनिवेश है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कॉलोनी का मतलब ये है कि अगर हम पे किसी ने अपना कब्जा बना रखा है या हमें गुलाम बना रखा है तो उसे हम कॉलोनी कहेंगे। तो इंडिया कॉलोनी था कब? 1947 से पहले तक। ठीक है भाई, अब जब हम ये आज़ादी का दे गए कि हम आज़ाद हैं, तो फिर अब आज़ादी किस किस प्रकार की मिलती है, हम आइए इन पे चर्चा करते हैं। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि आज़ादी किस तरीके से दी जाती है या उसको देने के तरीके क्या क्या है। अभी हमने समझा कि कॉलोनी है, और कॉलोनी तो वो थी, अंग्रेजों ने कब्जा किया, कब्जा करते आ रहे हैं, वो शासन करते आ रहे हैं, तो इंडिया जो है अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी 15 अगस्त 1947 से पहले तक। आइए सर उसके बाद क्या होता है? तो आज़ादी प्राप्त करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। किस किस तरीके से आपको कौन आज़ाद कर रहा है, बात समझ में आ रही है भाई? कि हमने किसी को आज़ाद किया तो उस पर कुछ रूल्स तो हमने नहीं थोपे या कुछ कंडीशन तो हमने नहीं बनाई। ये एक आज़ादी का पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है। तो हम वही देखेंगे, वही समझेंगे कि आज़ादी कितने प्रकार की दी जाती है। जब हम एक्ट पढ़ रहे थे अभी कि इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो वो कह रहा था, क्या कह रहा था, एक बार वो देखेंगे। आइए देखिए, दूसरा तरीका होता है किसी को संरक्षित राज्य बनाना, कहना कि भैया कि हम आप पर कब्जा नहीं है हमारा, आप खुद अपना शासन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ शर्त है हमारी। ऐसी कंडीशन हम कहते हैं प्रोटेक्टोरेट।
जैसे हमने कहा कॉलोनी बना दिया या प्रोटेक्टोरेट हमने बना दिया। प्रोटेक्टोरेट में क्या होगा कि ब्रिटेन एक देश है और ब्रिटेन ने जिसको गुलाम बना रखा था भारत को, उसको आज़ाद कर दिया है। आज़ाद करने के बाद उसके हाथ में डिफेंस तो दे दिया उसकी कि डिफेंस तुम्हारे हाथ में रहेगी, आप अपने तरीके से डिफेंस को संभालिए, लेकिन जो बाहरी ताकतें हैं या जो बाहर काम करना है उसका आधिपत्य किसके पास रहेगा? ब्रिटेन के पास रहेगा। आप शासन कीजिए, सही से काम कीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वहीं अगर कोई बाहरी ताकत को हमें देखना होगा या बाहरी चीज़ों को हमें समझना होगा तो उस पर अधिकार किसका होगा? ब्रिटेन का होगा। ये था संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट राज्य। हमको ये कबूल नहीं था, हम इसे क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका मानने का मतलब यह है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। बाहरी ताकतों पर जो कब्जा बनाए रखेगा वो ब्रिटेन ही बनाकर रखेगा। आइए सर फिर और क्या कंडीशन है तो उसकी हम बात करते हैं कि एक कंडीशन और है डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट सर ये क्या है? अधिकांश देश दुनिया के अंदर इस प्रणाली को फॉलो करते हैं। हमने इसको भी फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब है कि सर ब्रिटेन एक देश है जिसका गुलाम है भारत। भारत को आज़ादी तो मिल गई है, इंडिपेंडेंट भारत को आज़ादी तो दे देंगे, हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा एक कागज होगा, ये हम कहें कि जिसके थ्रू काम करेगा उस पर ब्रिटेन के राजा का नाम आना चाहिए। जैसे कि हम कहें आपसे कि जब इंडिया पर मुगलों का आधिपत्य था या मुगल राजा राज करते थे तो 1857 से पहले तक अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा तो लिया था, हर जगह वो शासन कर रहे थे, हर जगह वो व्यापार अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उनके उस पर लिखा रहता था कागज़ पर कि मुगल एम्पायर से मान्यता प्राप्त सबसे ऊपर। जैसे अभी हमको डॉक्यूमेंट सुनना था उसमें लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो कह रहे थे कि प्रत्येक कागज पर ब्रिटेन के राजा का नाम होना चाहिए। आपको आज़ाद किया, सिर्फ नाम हमारा होना चाहिए कि हमारे नाम के थ्रू आप काम कर रहे हैं, इतना आपको करना है। आइए सर, हमने इसको भी नहीं माना, अधिकांश देशों ने इस नियम को मान रखा है। एक होता है संप्रभु राज्य, अ सोवरन स्टेट। तो सर ये क्या है संप्रभु राज्य? संप्रभु मतलब सारी सत्ता हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में, हम संप्रभु हैं, हम पे सब कुछ है, संप्रभुत्ता वाला देश है, हम हर चीज़ में सक्षम हैं, हमें किसी भी चीज़ की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप तो हमें बिल्कुल आज़ाद कीजिए, फुल फ्रीडम दीजिए। कैसे? आइए सर देखते हैं। तो भैया संप्रभु राज बन गया, ब्रिटेन का कब्जा था भारत पर, लेकिन भारत को फुली इंडिपेंडेंट स्टेट कह दिया गया है। और अब दो मुल्क होंगे, एक का नाम होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। इंडिया के अंदर दो देश बने, वो देश थे इंडिया और पाकिस्तान, और उनको हमने कहा सोवरेन स्टेट है हम। तो ये हुआ सोवरेन स्टेट का मतलब। सर ये क्या होती है? संप्रभु स्टेट क्या होती हैं? हम दो कॉलोनी को नहीं मानते हैं अब, क्योंकि ये 1947 से पहले थी। हमने संरक्षित राज्य को नहीं माना, प्रोटेक्टोरेट राज्य को नहीं माना, हमने डोमिनियन राज्य को भी नहीं माना है, लेकिन दुनिया के अंदर अधिकांश देश डोमिनियन राज्य हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? हम जो मानते हैं, हम कहते हैं कि हम संप्रभुत्ता वाले देश हैं, हम खुद में सारी ताकत रखते हैं, तो आप हमें हमारे तरीके से रहने दीजिए, आप तो बस हमारे देश को खाली करके जाइए। अभी दोनों देश जो हाल ही में हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों इसी कंडीशन पर हैं और ये खुद में सारी ताकत इनके पास है। जो पुरानी वीडियो कभी कभी वायरल होती रहती हैं कि 99 साल के लिए हमने लीज पर लिया है, या 100 साल बाद भारत फिर से गुलाम होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम फुली आज़ादी में हैं। सर आइए, अभी हम समझ रहे थे कि सर 26 जनवरी को ही हम जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो उसकी 2-3 घटनाएं हमने देखी कि एक तो हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पूर्ण रूप से हमने लागू किया वो 26 जनवरी को किया, और दूसरी बात ये है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा उस पद की हमने शुरुआत 26 जनवरी से ही की है, और उसके बाद फिर चुनाव होते रहते हैं और ये चलता रहता है। वो सारे घटनाक्रम हमने देखे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा घटनाक्रम और देखते हैं। आइए, बिफोर 1947 या 15 अगस्त 1947 से पहले भारत कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था, जो कि हम अभी ऊपर समझ चुके हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, इसमें कोई शक नहीं है।
सर उसके बाद एक एक्ट आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये आया 15/8/1947 को लागू हुआ इंडिया में। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ और इस एक्ट में लिखा है कि अब आप आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो शुरुआत की, जो हमने बनाना चाहा, तो वो हमने नवंबर 1940 में ही हमने संविधान सभा बना ली थी अपनी, कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश संविधान के दायरे में काम करेगा। वो सभी धर्म मजहब के एक साथ काम करेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी जाति विशेष का वो व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। और वह समान अधिकार या सारे अधिकार हमारे देश के अंदर एक किताब बनाई जाएगी और वह जो है इसको हम नाम देंगे भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम उसे नाम देंगे। तो हमने कह दिया कि चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, नस्ल हो, रंग के आधार पर, काला है, गोरा है, लड़की है, लड़का है, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। आइए सर, फिर क्या होता है कि हमने संविधान सभा बना ली और दिसंबर 1947 में संविधान सभा पर या संविधान पर काम होना हमने चालू कर दिया। 8वें महीने में हम कह सकते हैं अगस्त में हमको आज़ादी मिली और हमने दिसंबर में संविधान पर काम चालू कर दिया कि अब हमारे देश का संविधान होगा। और हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो जाता है बनकर। हमारे देश का संविधान पूरा बनकर तैयार हो जाता है। कब हो जाता है तैयार? 26 नवंबर 1949 को। और उसकी कुछ चीज़ें हमने उसी वक्त चालू कर दी होती हैं देश के अंदर, या हम कह सकते हैं कि उसी वक्त हमने कुछ कानून देश में लागू कर दिए होते हैं। और फिर आखिर में हम 26/1/1950 को अपने संविधान को लागू करते हैं इंडिया के अंदर। ये सारी घटनाएं रहीं कि सर ये क्या टाइम था 1947 से लेकर 1950 की क्या कहानी थी, वह कहानी हम पूरी देख चुके हैं। और अब इसमें जो है कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी एक एक्ट बच रहा है कि सर ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ था और ये क्या था। एक बार इस पे बात और करेंगे हम, उसके बाद हमारी बात यहाँ पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपका बन गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था। देखिए ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट के थ्रू 2-3 बातें लिखी गई। और इस एक्ट में क्या क्या था एक बार इस पे हम नज़र डालते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। और हमने इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ही रद्द क्यों कर दिया, रिपील क्यों कर दिया, आइए समझेंगे इसमें ऐसा क्या था। जो कि हमने पहले आपको बताया ना कि हमने 1935 का जो एक्ट है उसको भी हमने रद्द कर दिया और 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है इसको भी हमने रद्द कर दिया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो एक्ट पूरा हुआ बनकर इंग्लैंड में, ये एक्ट बनकर पूरा होता है 18/7/1947 को। 1 महीने पहले ही ये एक्ट बन जाता है आज़ादी से। और 18 जुलाई 1947 को एक्ट पूरा हो गया और उस पर किंग के हस्ताक्षर हो गए। जो वहाँ का राजा था उसने इस एक्ट पर सिग्नेचर कर दिए कि हाँ भाई ठीक है, हम इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं, भारत को आज़ाद कर रहे हैं, जिसको आज़ाद होने के बाद उसमें 2 मुल्क होंगे। इसमें एक बात ये लिखी हुई थी कि एक्ट जो लागू होना है वो 15 साल से लागू होना है, लेकिन वो हुआ नहीं है कि इस एक्ट को 15 साल से लागू माना जाएगा। आप यहाँ से अपनी कार्रवाई करते रहिए। आते हैं लौट के पॉइंट पर। फिर इसमें और क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके तहत सरकार कार्य करेगी। तब तक हम अपना संविधान नहीं बना लेंगे, उससे पहले तक जो कार्य किया जाएगा देश के अंदर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया जाएगा, जो कि अभी हम कर भी रहे थे। आज़ाद होने से पहले 1935 का जो एक्ट आया उसके थ्रू तो हम काम कर रहे थे और हो भी रहा था इंडिया में। और हमने अपने संविधान में इस एक्ट की
अधिकांश बातें रखी हुई हैं, बहुत सारी बातें इसमें अच्छी लिखी हुई हैं, और जो कि जिससे देश चलाया जाएगा वो सारी बातें हमने अपने संविधान में नोट डाउन भी की हैं। आइए, एक बात इसमें ये लिखी हुई थी कि सरकार जो कार्य करेगी वो इस एक्ट के थ्रू कार्य करेगी। और इसमें क्या था, इसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनाई जाएगी उसके पास फुल ऑथोराइज्ड है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, उसका दिल करे वह वो करे, उसको फुल्ली छूट है, वो जो कानून बनाना चाहे वो बनाए, वो फुल ऑथोराइज्ड है। क्लियर है बात। और फिर इसमें और एक और लिखा था कि इंडिया ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में अब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और क्या लिखा था इस एक्ट में, इसमें लिखा था कि सर वायसराय भी अब नहीं होगा, वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। सर और क्या लिखा था इसमें एक बात ये और लिखी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक बात लिखी हुई थी कि ये एक्ट जो बनके पूरा हुआ ये 18/7/1947 को हुआ और किंग ने इस पर हस्ताक्षर किए, और इस एक्ट को 15/7/1947 को लागू होना लिखा था इसके अंदर। और दूसरी बात कि जो ये काम करेगी इंडियन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत काम करेगी, के तहत सरकार कार्य करेगी। आते हैं फिर, और उसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी, जो संविधान सभा होगी, संविधान को बनाने का जो कार्य कर रही होगी सभा, या इसमें जितने ही मौजूद सदस्य हैं वो चाहे जो डिसीजन ले सकते हैं वह मान्य होगा। मतलब किसी इंग्लैंड गवर्नमेंट का या ब्रिटेन गवर्नमेंट का उन पर कोई दबाव नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे कानून बनाइए, आप ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, ऐसा उन पर कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का नहीं है। आइए सर और देखते हैं और क्या था इसमें कि वायसराय जो पद चलता आ रहा था वह खत्म कर दिया गया, और एक पद रहेगा गवर्नर जनरल, और ये बना रहेगा कैबिनेट के नियुक्त होने तक। तब तक पहली कैबिनेट नियुक्त नहीं हो जाती है। सर कैबिनेट क्या है, तब तक पहली सभा नियुक्त नहीं हो जाती है, या देश में तब तक कानून का राज्य नहीं आ जाता है, या हम अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वहाँ जो कार्य करेगा सबसे ऊंचा पद जो माना जाएगा वह गवर्नर जनरल का ही होगा। ये बात हम पहले देख चुके हैं कि गवर्नर आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश के अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। आइए सर और देखते हैं और क्या है इसमें। और इसमें लिखा हुआ था कि ये 2 डोमिनियन स्टेट होंगी, ये 2 डोमिनियन स्टेट होंगी। ये वही बात मैंने आपसे कही, अब समझना बात को, ये पॉइंट है। इसमें लिखा है कि 2 डोमिनियन स्टेट होंगी, एक इंडिया होगा एक पाकिस्तान होगा। 2 मुल्क होंगे इंडिया और पाकिस्तान, जो कि डोमिनियन स्टेट है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस तो है, इनको फुल्ली आज़ादी है, ये इंडिपेंडेंस तो है, इनको फुल्ली आज़ादी भी मिली हुई है हर मामले में, लेकिन यहाँ जितने भी कागजात होंगे उन पर सबसे ऊपर ब्रिटेन के राजा का नाम लिखा होगा, किंग का नाम लिखा होगा, उसकी ऑथोराइज या उसकी देख रेख में ही कोई काम आप करेंगे। मतलब काम आप कोई भी कीजिए, आप फुल इंडिपेंडेंस हैं, बस आपको सम्मान के तौर पर या एक परंपरा के तौर पर वहाँ के राजा का नाम सबसे ऊपर लिखना होगा। एक बात इन्होंने ये कही, लेकिन दोस्तों हमने इस एक्ट को खारिज कर दिया, रिपील कर दिया, और इस एक्ट को भी रिपील कर दिया, और हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास ये अधिकार था कि ये कुछ भी कानून बना सकती है। इस कानून के तहत हमने इसको भी रद्द कर दिया और इसको भी रद्द कर दिया, और कहा कि हमें ये अधिकार है कि जो हम चाहें वह कानून बना सकें। तो हम चाहते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम रद्द करना चाहते हैं, और जैसे ही इसको हमने रद्द किया तो ये डोमिनियन वाली स्थिति भी ख़त्म हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा देश संप्रभु देश है। हमारे इंडिया की प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को आज एकत्रित बनाना चाहते हैं, या संपूर्ण बनाना चाहते हैं, या संप्रभुता वाला बनाना चाहते हैं। ये सारी कहानी हमने प्रस्तावना में लिखी है। तो वहीं से एक शब्द आ जाता है संप्रभुता, या हम खुद सारी सत्ता संभाल सकते हैं। हम डोमिनियन स्टेट को फॉलो नहीं करेंगे और हम इस एक्ट को भी नहीं मानेंगे। इसमें कुछ कमियां हैं, उनको सुधार कर हम अपने देश के संविधान में लिखेंगे, और फिर हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो जाता है, जो कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए
और मैं कह सकता हूं कि वो हमारे देश की आत्मा है, या हमारा देश जो आज तरक्की कर रहा है उसमें 100% जो योगदान है वो हमारे देश के संविधान का है, भारत का संविधान। भारत का संविधान भैया, इसको बनने में 2 साल 11 महीने या 11 माह 18 दिन लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको बनने में इतना टाइम लगा और इसमें तकरीबन जो खर्चा आया वो इसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आता है लगभग। और मैं आपसे कहूं कि इसमें जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई या जिनका अच्छा योगदान देखने को मिला तो उनमें से एक व्यक्ति हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इन्होंने दुनिया में जगह जगह जा जाकर सारे देश के संविधानों को पढ़ा और जिस देश के संविधान में जो कुछ अच्छा लगा उसको अपने देश के संविधान में नोट कर लिया। और हम कह सकते हैं कि एससी और एसटी के लिए इन्होंने विशेष काम किया, या आज उनकी स्थिति जो भारत में किसी हद तक ठीक देखी जाती है तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें बहुत सारे लोग हुए, नेहरू जी भी इसमें मौजूद रहे, मैं आपसे कहूँ राजेंद्र प्रसाद भी इसमें मौजूद रहे, और तमाम नेता इसमें मौजूद रहते हैं। सी राजगोपालाचारी का भी इसमें बड़ा योगदान देखने को मिलता है, गोपालाचारी जी, और तमाम लोगों ने देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। और इसको हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमने बताई थी इसकी सारी भूमिका कि इसके पीछे क्या कंडीशन रही कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, तो एक स्थिति ये भी पैदा हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपके समझ में आ गई होगी। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, और सेफ रहें, सिक्योर रहें और स्वस्थ रहें।